प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक व गोवा का दौरा, आज जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ का दौरा, आज स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी में होंगे शामिल। करीब 90 मिनट का समय बताएंगे राष्ट्रपति। संभल सड़क हादसे में 6 की मौत, कार पिकअप के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक परिवार के 6 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अवैध खनन मामले में सांसद करण भूषण को राहत नहीं, 4.88 करोड़ 15 दिन में जमा करने का मामला। यूपी में 989 करोड़ की जीएसटी चोरी, 335 फर्जी फर्मों से 5,478 करोड़ का टर्नओवर, मास्टरमाइंड की डायरी से खुला राज। असम में बहुविवाह पर लगा बैन, पकड़े जाने पर 10 साल की होगी जेल, सीएम बोले ये इस्लाम के खिलाफ नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात्रि प्रवास पर रहेंगे। शाम को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे पीएम और कल 7वीं अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शुरू हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस और आईआईएम कैंपस पर 30 नवंबर तक चलने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज शुरू हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईआईएम कैंपस पर 30 नवंबर तक चलेगी कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? आज प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस शुरू होने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यह स्वागत देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत का प्रतीक रहेगा, जिसका जो है आज जो है डीजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है 60वीं अखिल भारतीय बीजेपी कॉन्फ्रेंस यहाँ रायपुर स्थित आईआईएम के कैंपस में शुरू होगा और 30 नवंबर तक यह जो है चलेगा। और यह इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है आज का उद्घाटन किया जाएगा और समापन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है छत्तीसगढ़ शाम तक पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो है आज जो है इसकी शुरुआत होगी। इसमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जो है पूरे सत्रों में उपस्थित रहेंगे और पूरे देश के लगभग जो है 550 वरिष्ठ अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और सभी जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, डीजीपी आईजी, केंद्र सशस्त्र बल के प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के हेड और गृह विभागों के अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज से जो है यह सत्र की जो है शुरुआत होगी और जो है इसकी जो प्रारंभिक सत्र की शुरुआत में नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के साथ इसके आज जो है शुरुआत होनी है। जी बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कल 7वें अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज शुरू हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बड़ी खबर। आईआईएम कैंपस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम एसपी अमित कुमार, एसपी विवेक कुमार लाल और एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर के निर्देश पर आलोट पुलिस ने नकली नोट बाजार में चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। आलोट पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नकली नोट लेकर घापना भंटे के पास साम रोड की ओर आने वाला है और जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी लाल सिंह पिता
सरतान सिंह सौंधिया को पकड़ा और तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 200 रुपए के 90 नकली नोट यानी 18,000 रुपए जब्त किए और आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। लाल सिंह का रिमांड लेकर नकली नोटों की सप्लाई के स्रोत और पूरे नेटवर्क संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए जांच की जा रही है। जिसमें कल दिनांक को जो है थाना प्रभारी को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि धापना फंटे के पास जो है लाल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो नकली नोट का जो है उपयोग कर रहा है। तो ऐसी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो टीआई साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रमोद राठौर, बाबूलाल, अंकित काला और अभिनंदन थे टीम में। फिर उन्होंने जाकर वहाँ पर दबिश दी, उसको रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति को जो नकली नोट का यूज़ कर रहा था। उसे पूछताछ की, अभी इसको पीआर पे लिया है कि ये आगे ये कहाँ से नोट लेके आ रहा था, कहाँ से बन रहे थे नोट, पीआर पे लिया है। 2 दिन की पीआर मिली है, उसमें पूछताछ करेंगे कि आगे इसमें क्या मतलब कहाँ से बना है। राहुल बैरागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, नकली नोटों के स्रोत और नेटवर्क की भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। आखिर ये नकली नोटों का गोरख धंधा कैसे शुरू हुआ? जी, बताना चाहूंगा कि रतलाम में आए दिन नकली नोट पकड़ने में पुलिस सफलता हासिल कर रही है। वहीं अभी बात की जाए तो आलोट पुलिस ने भी 200 रुपए के 90 नकली नोट जब्त किए, जिसके साथ में एक आरोपी पकड़ाया गया है। बताना चाहूंगा कि आलोट की एसडीओपी जो पल्लवी गौर है, इनको मुखबिर की सूचना मिली थी कि कोई बाइक सवार है जो यहाँ से निकल रहा है और उसको घेराबंदी करके जल्दी अगर पकड़ लेंगे तो यहाँ पर बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, जिस पर आलोट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी लाल सिंह पिता सरतान सिंह सौंधिया जो राजपूत है, ये यहाँ से बाइक लेकर गुजर रहा था, तभी पुलिस ने दबिश मारी और उसको पकड़ा है। उसके कब्जे से करीब 90 नकली नोट जब्त किए हैं, जिसकी कुल कीमत 18,000 बताए गए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसका पीआर लिया गया है। पीआर में अब क्या सामने आता है, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नकली नोटों के स्रोत और नेटवर्क की पुलिस लगातार जांच कर रही है। रुड़की में स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत परखने खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अचानक ही उप जिला अस्पताल पहुंच गए। सुबह करीब 10 बजे किए गए औचक निरीक्षण ने अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया और मंत्री ने वार्ड से लेकर इमरजेंसी तक हर व्यवस्था को बारीकी से परखा और मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना है। रुड़की उप जिला अस्पताल में सुबह बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जो बिना किसी पूर्व सूचना के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया।
मौजूद मरीजों और तीमारदारों से उन्होंने सुविधाओं और सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों ने शिकायतें भी रखी, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद वो महिला वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती महिलाओं से बातचीत कर चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को समझा। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि रुड़की सिविल अस्पताल के लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अस्पताल में नई ब्लड बैंक बिल्डिंग भी जल्द तैयार होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में आईसीयू सुविधा शुरू हो चुकी है और इस पर 24 घंटे इसे संचालित किया जाएगा। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए मिनिस्टर ने 10 नई नर्स तैनात करने की भी घोषणा की थी। आज मैं उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आया हूँ और हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है। तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। तो जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार का रेस्टोरेंट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो काम। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना प्रदेश के बंजर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत वर्तमान में 24 सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 2400 किसान राज्य भर में 1235 एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा 70 क्लस्टरों में सामूहिक खेती के लिए 4750 एकड़ अनुपयोगी भूमि को चिन्हित किया गया, जिसमें से 24 क्लस्टर में खेती शुरू हो चुकी है। नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और देहरादून में विभिन्न समितियों के द्वारा मिलेट, सब्जियां, फल, औषधीय पौधे, चारा और व्यावसायिक फसलें उगाई जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जनपद हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 10:35 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचेंगे, फिर 10:45 पर गुरुकुल कांगड़ी से कार द्वारा राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। हरिद्वार में 11 बजे से दोपहर 1:15 तक आगामी कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन हेतु अखाड़ों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 3:20 पर BHEL हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये दौरा कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने वाला है, जहां मुख्यमंत्री अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड में 12 जिला अध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की सूची जारी की थी। अब पार्टी प्रतिभावान, मुखर और विशेषज्ञ प्रवक्ता और पैनलिस्ट की खोज में है। इसके लिए बाकायदा एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25 नवंबर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान के आलोक शर्मा उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों की समझ, समसामयिक विषयों पर पकड़ के साथ साथ अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। कांग्रेस की विचारधारा के प्रति सोच, तत्काल रिएक्शन देने में सक्षम, राजनीतिक सजगता और इतिहास की जानकारी चयन के मापदंड होंगे। उम्मीदवार को भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण होने के साथ ही बेहतर संवाद कौशल का ज्ञान होना भी जरूरी है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। कांग्रेस का एक कार्यक्रम भले ही जनता के बीच में अपनी आवाज़ को पहुंचाना, अपने विषयों को पहुंचाने को लेकर हो, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रही है? क्या उसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, बेहतर तरीके से बात रख सकते हैं, क्या उनकी पहचान नहीं है? तो जो प्रदेश में लगभग पिछले 9 वर्ष से पार्टी का क्या चेहरा बने हुए हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम की तिथियां 25 दिसंबर से आवेदन भरने की तिथि शुरू। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। 3 से 7 दिसंबर तक आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होगी। 9 से 17 दिसंबर तक क्षेत्रीय स्तर पर साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। 19 से 20 दिसंबर को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होंगे। जहां एक ओर कांग्रेस टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति अंदर से कमजोर है। टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस का नए सिरे से संगठन को खड़ा करना ये दर्शाता है कि संगठन कभी था ही नहीं। धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है और कुछ गिने चुने चेहरे ही हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में दिखाई देते हैं। प्रदेश में चुनाव नजदीक है। अब जब कांग्रेस संगठन सृजन का कार्य करने जा रही है, तब कहीं ऐसा न हो कि संगठन सृजन करते समय चुनाव ही न निपट जाए। वहीं अन्य विपक्षी दलों की माने तो आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस को टैलेंट हंट के साथ साथ सत्ता पक्ष की नाकामियों को भी जनता के सम्मुख लाने का कार्य करना चाहिए। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की झोली में जा चुका होगा। बहुत अच्छा है, 2027 का चुनाव आ गया है और 2027 के चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से अपना टैलेंट हंट की तरफ से ये चुनाव की तैयारी कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो उनके लिए काफी होगा, बल्कि उनको सबसे ज्यादा जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार के जो नाकामियां हैं उनको धरातल पे लाना चाहिए, उनको जनता के बीच में लाना चाहिए। अब तक प्रदेश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को देखा जाए तो सभी पार्टियां 2027 विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस लंबे समय से एक मजबूत मीडिया रणनीति की कमी महसूस कर रही थी। भाजपा के आक्रामक प्रचार के मुकाबले कांग्रेस की आवाज कई बार कमजोर पड़ जाती थी। उत्तराखंड जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में प्रवक्ताओं की भूमिका और भी अहम है। आने वाले सालों में कांग्रेस के सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य होगा, जिसके लिए पार्टी पहले से तैयारी कर रही है। पार्टी के भीतर ये कार्यक्रम नए नेताओं के उदय को भी प्रोत्साहित करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। लखनऊ से खबर है, राजयोग केंद्र का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ब्रह्म कुमारी के केंद्र के उद्घाटन में शामिल होंगे सीएम योगी। और लंबे समय से चल रही थी केंद्र के उद्घाटन की तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ब्रह्म कुमारी के केंद्र के उद्घाटन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, राजयोग केंद्र का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर, पद से हटाए गए पालिका अध्यक्ष रोजुद्दीन। शासन ने पालिका अध्यक्ष रोजुद्दीन को पद से हटाया। दुकान आवंटन व जमीन घोटाले में हुई कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पद से हटाए गए पालिका अध्यक्ष रोजुद्दीन। बीजेपी नेता प्रदीप ठाकुर ने की थी शिकायत। मामले की शिकायत 2023 में की गई थी और घोटाले की शिकायत रालोद समर्थित चेयरमैन रहे हैं रोजुद्दीन। प्रमुख सचिव ने पद से हटाने के निर्देश दिए। पद पर रहते चेयरमैन शासन को पहुंचाई राजस्व क्षति और करोड़ों रुपए बताई जा रही है राजस्व की क्षति। वरिष्ठ रालोद नेता पर कार्रवाई से राजनीति गरमाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़ चुके। कुलदीप, पालिका अध्यक्ष रोजुद्दीन को पद से हटाया गया, राजस्व घोटाले की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? आपको पूरा मामला बागपत जो है नगर पालिका का है, जहां 2023 में बीजेपी नेता और सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर ने घोटाले की शिकायत की थी। एडीएम चलती रही और उसके बाद जो है उसमें एक्शन लिया गया। हालांकि रालोद के जो वरिष्ठ नेता है और नगर पालिका के अध्यक्ष जो राजुद्दीन मलिक है, उनसे जो है इस एक्शन के बाद में राजनीति पूरी तरीके से गरमा गई है और लोगों के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से स्टाम्प जो बताया जा रहा है कि स्टाम्प के आधार पर संपत्ति दर्ज करने के घोटाले हुए थे और उसमें कर हुआ था और आंटी सरकारी जमीन को जो है स्टाम्प के शुल्क पर ही देने का उन पर आरोप लगाया गया था। लगभग करोड़ों रुपए की इसमें जो है राजस्व की हानि बताई जा रही है। जी गरिमा। शुक्र है कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बीजेपी नेता प्रदीप ठाकुर ने की थी मामले की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी से बड़ी खबर, जहां पर बड़ागांव थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पवन खंगार की मौत हो गई और मऊ रानीपुर कोटरा गांव निवासी पवन खंगार अपनी बुआ हीरा देवी के पास कुछ दिन पहले आए थे। पवन अपने एक रिश्तेदार छोटे बच्चों को लेकर बिस्किट लेने गए थे। इस बीच सड़क के ऊपर निकल रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर पवन के ऊपर गिर पड़ा। चपेट में आने की वजह से पवन की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ अक्षय कुमार मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये हुई है कि एक चलती लाइन व्यक्ति नीचे से निकल रहा था तो लाइन का तार टूट के उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहाँ यहीं पास के गांव के रहने वाले, ये हमारा मामा का लड़का है, हमारे यहाँ आया हुआ था ये, तो इसका नाम पवन सिंह है। तो क्या है, सुबह वो चाय के लिए वो बिस्कुट टोस्ट वगैरह लेने दुकान पर गया, सामान घर का घरेलू सामान जो भी था लेने गया है। तो वहाँ से उसके साथ एक बच्चा भी था हमारा 4 साल का, तो बच्चा आगे आगे था, ये पीछे पीछे था। तो क्या होगा, जब निकलते निकलते इसके सिर पे ही तार, 1000 लाइन का तार, लोहे का तार है, कमजोर तार है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर सदर थाना क्षेत्र में आया संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में जुटे संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। भीड़ ने आया संतोष वर्मा का पुतला फूंका, जोरदार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विरोध के दौरान संगठन ने एक रैली भी निकाली, जिसमें गुस्से में उबल रहे लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की है।
आगरा से खबर है, शाहगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आगरा की शाहगंज थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों को उनकी महिला सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों चोर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले इलाके में हुई चोरी की घटना ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच तेज की और आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा है। पता चला कि दोनों चोर कूड़ा बीनने के बहाने घरों की रेकी करते थे, मौका मिलते ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पंद्रह बटा 16 की रात्रि में आलोक नगर स्थित एक मकान में चोरी की गई थी। परिवार शादी में निकला था, उसके पश्चात चोरी हुई थी और इस संबंध में थाना सागंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियोग पंजीकृत करने के बाद भिन्न भिन्न टीम इसके वर्कआउट के लिए निकाली गई। उसी क्रम में कल रात्रि को इसको पूर्णतः वर्कआउट कर लिया गया है। एक अबुल हुसैन और फरीद, ये 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा उस घर की रेकी की गई थी और रेकी करने के पश्चात उस घर में इन लोगों ने आपका ताला तोड़कर चोरी की थी। इसमें लगभग 35,000 के आसपास कैश था और 150 ग्राम के आसपास सोना इन्हें चोरी किया था। एक घड़ी और एक मूर्ति भी थी चांदी की। फर्रुखाबाद जनपद के कामगंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के पास लगा एक जीर्ण शीर्ण विद्युत पुल के सड़क की तरफ पूरी तरह से झुक जाने से किसी भी समय किसी अनहोनी होने का अंदेशा बना हुआ है, जिसको के न्यूज चैनल के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। वहीं के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता के द्वारा रेलवे रोड स्थित अति व्यस्ततम स्थान बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरी तरीके से सड़क की तरफ झुके हुए विद्युत पोल की जानकारी विद्युत वितरण खंड कामगंज के अधिशासी अभियंता शिव शंकर प्रसाद को दिए जाने पर उन्होंने से विशेष प्रमुखता से तत्काल ही विद्युत विभाग के एसडीओ विनोद कुमार कनौजिया व जेई मोहम्मद जावेद आलम को उक्त पोल को सही कराने के निर्देश दिए, जिस पर एसडीओ विनोद कुमार कनौजिया व जेई मोहम्मद जावेद आलम ने बिना कोई देरी तमाम विद्युत लाइनमैनों के मौके पर पहुंचकर उक्त जीर्ण शीर्ण विद्युत पोल को हटवाने का कार्य शुरू कर दिया। विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा विशेष तत्परता दिखाते हुए स्वयं मौके पर खड़े होकर उक्त जीर्ण शीर्ण विद्युत के पोल को हटाए जाने पर आसपास के दुकानदारों एवं आम जनमानस के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा भी की जा रही है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं एसडीओ कायमगंज, इसमें जो है कि हमारे पास जो है उपभोक्ता का कंज्यूमर का एप्लीकेशन आया था, जिनका नाम था सतीश गुप्ता, बनवारी लाल गुप्ता, यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं। तो उन्होंने बताया था कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है पोल और किसी भी समय जो है हादसा हो सकता पोल गिरने से। चूँकि पोल रोड के किनारे ही था, मौके पर मैंने जेई के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि यहाँ वाकई में खतरनाक है, तो संबंधित लाइन स्टाफ को बुला के और उसको जो है संबंधित अवर अभियंता की मौजूदगी में उसको तत्काल हटवाया गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 2027 अर्ध कुंभ मेले को लेकर चर्चा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 2027 अर्ध कुंभ मेले को लेकर चर्चा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के उर्सला अस्पताल के बाहर बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि अस्पताल के मुख्य गेट पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस तक को निकालने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर से लेकर तीमारदार तक सभी परेशान है। मामला सिर्फ उर्सला अस्पताल तक सीमित नहीं है। फजलगंज चौराहा, जरीब चौकी, हैलट पुल, इन सभी जगहों पर जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से मरीज की मौत तक हो जाती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कम उम्र के बच्चे बिना लाइसेंस ई रिक्शा और ऑटो चलाते नजर आते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कायदे से तो यहाँ पर एक प्राइवेट उनका एक स्थान दे देना चाहिए कि जहाँ पर वो अपना पार्किंग कर सकें और वहीं से अपनी सवारी लें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है उस तरीके से ठीक नहीं है। आए दिन लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं, मरीज सही जगह पर पहुँच नहीं पा रहा है ड्यू टू जाम की वजह से। इसलिए कायदे से इनको करना ये चाहिए कि चाहे परेड चौराहे पर या अपने यहाँ पर बड़े चौराहे पर इन लोगों को एक स्टैंड बना देना चाहिए, वहीं से सवारी भरे और वहीं से सवारी लेकर के जाए। बहुत दिक्कत होती, मेन गेट के बाहर बैटरी रिक्शा वाले खड़े रहते हैं और भी जाम लगी, मार्केट वगैरह की जाम लगी रहती है। मरीजों को बहुत दिक्कतें होती है, एम्बुलेंस आने में जाने में दिक्कत होती है, पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। देखिए दिक्कतें तो होती हैं जाम में पब्लिक को निकलने बैठने में, क्योंकि हमारे
अस्पताल दो भागों में, उधर से इधर मरीज जाता है, जैसे उधर जाता है, कुछ स्कूटर से आता है और ये स्टिचर्स भी जाते हैं। तो ये तकलीफें तो होती हैं। अक्सर हम लोग जो है पर्सनल लेवल पे डांटते फटकारते रहते हैं। हमने बाहर एक गार्ड भी लगा रखे हैं कुछ हट जाए। इसके बाद भी उनका नेचर आप जानते हो कि किस तरह के लोग हैं, वो मानते हैं। इवन हमने लोकल अपने थाने भी कहा गया है, एसपी ट्रैफिक को भी चेताया कि भाई कभी भी अभियान चल जाए। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर के परेड चौराहे पर। आपको बता दें कि जो कानपुर परेड चौराहा है वहाँ पर ई रिक्शा है और ऑटो रिक्शा का जो आतंक दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो ई रिक्शा है दिन पे दिन कतई तादाद जो इनकी बढ़ती चली जा रही, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि उस अस्पताल में जिस तरह से जो ऑटो रिक्शा हो चाहे वो ई रिक्शा हो, वो लगातार जो अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं। जब तक वो सवारी ना बैठा ले, जब तक वहाँ से हटते नहीं हैं। वही डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का जी का कहना है कि अक्सर देखा एक गेट के बाहर ये लोग ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं, जिससे तीमारदार हो या मरीज हो उनको आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई मामले होंगे जहाँ वह फजलगंज चौराहा हो, चाहे वो जरी चौकी चौराहा हो, चाहे वो आपका गोविंदनगर चौराहा हो। इन चौराहों पर लगातार ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा जो लगातार खड़े रहते हैं और जाम का कारण बना रहते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए होंगे, मगर इसको देखने वाला कोई नहीं है। आपको भी ये भी बता रहे कि कुछ दिन पहले जो हैलेट पुल है वहाँ पर ही लगातार वहाँ जाम लगा लेते हैं और जाम लगाने के कारण तो वहाँ पर एक मरीज की मौत हो जाती है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन ई रिक्शा और या ऑटो रिक्शा पर कब कार्रवाई करता है। मैं शाहनवाज खान के न्यूज़। और अगली खबर आपको रायपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच रायपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी। रायपुर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, विजन 2047 को लेकर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान से जुड़ी बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर चित्रकूट से, जहां पर आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं की मदद के लिए चित्रकूट नगरपालिका प्रशासन के द्वारा हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और साथ ही वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, जिससे मतदाताओं की सहायता हो सके। चित्रकूट धाम नगरपालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने कहा, निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के सुधार के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगरपालिका परिसर में 30 से अधिक हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां पर बीएलओ और वॉलंटियर्स के सहयोग से मतदाता अपने नाम को संशोधन करवा सकते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा सघन पुनरीक्षण कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस अभियान से फर्जी मतदाताओं की छटनी हो जाए, साथ ही सही मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मैं सभी नगरवासियों से, जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि जो आज़ादी के बाद हमको वोट देने का अधिकार मिला है, इस अधिकार से वंचित न रहें और सारे लोग मिल करके इस SIR में मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करावें। और सबसे मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों के नाम 2 जगह हैं वो एक जगह ही रखें, क्योंकि कानून अब बहुत सख्त हो गया है। और जो भी ग्रामीण अंचल में रहना चाहता है वो ग्रामीण अंचल में अपना नाम दर्ज करावे, जो नगर अंचल में रहना चाहता है वो नगर अंचल में अपना नाम दर्ज करावे। अंबिकापुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो हुआ वायरल। बाबूभाई मोबाइल दुकान की बताई जा रही तलवार। कोतवाली थाना क्षेत्र के देवीगंज रोड का पूरा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो वायरल हुआ। बाबूभाई मोबाइल दुकान की बताई जा रही तलवार। कानपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से सामने आ रही है, इसका रुख कर लेंगे। कानपुर से खबर एक बार फिर दिखा नशेबाजों का कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को काशीराम हॉस्पिटल भेजा गया। कानपुर से बड़ी जानकारी, नशेबाजों का कहर देखने को मिला। कार सवार को पब्लिक ने छकेड़ी पुलिस को सौंपा। एक बार फिर दिखा नशेबाजों का कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही है। हमीरपुर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिला कारागार में कैदी की मौत की खबर सामने आई है। लखीमपुर जिला कारागार में कैदी की मौत होने की बात सामने आई है। लखीमपुर जिला कारागार में कैदी की मौत की खबर सामने आई और कैदी सुरेश वर्मा ने की आत्महत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अक्षय, कैदी ने आत्महत्या की पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ठीक है, मैं बता दें पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के धौरा थाना क्षेत्र का है। सुरेश वर्मा नाम के व्यक्ति था। इससे हत्या के आरोप में पुलिस ने इसको कल ही चालान भेज के न्यायालय द्वारा जेल गया था। उसके बाद सुबह पहुंचाया गया, उसने आत्महत्या कर ली। शुक्रिया आपका अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। लखीमपुर जिला कारागार में कैदी ने की आत्महत्या। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।